चलो, ये आज जो टॉपिक रहेगा ये इनकम पे रहेगा। आपके आय मतलब आपकी जो इनकम होती है वो टूट जाता है खर्च प्लस बचत में। मतलब जो भी आप कमाते हो कुछ खर्च करते हो कुछ बचाते हो, वही है, इसी कॉन्सेप्ट पे है। या तो निकालने के लिए बोलेगा, आय निकालने के लिए बोलेगा, या तो खर्च निकालने के लिए बोलेगा, सेविंग्स निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन के हिसाब से। और कुछ है नहीं इसमें। अब 100% ही आपका आय होना चाहिए। आय हमेशा क्या रहता है, 100% ही होता है। चलो, मान लीजिए यहाँ देखते हैं दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। इसकी जो आय का अनुपात है ये 5:3 है, ठीक है, इनकम का। ठीक, और उनके खर्च का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात है 9:5। और उनकी सेविंग्स कितनी है, 2600 और 1800। ठीक, ठीक है। चलो, इसको हम कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि होता क्या है बोल। चलिए, दो व्यक्तियों की आय है, मान लीजिए ए की जो आय है वो 5x है और बी की आय कितनी होगी जी, हाँ, 3x। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। और व्यय कितनी होगी, ए की व्यय 9y मान के चलिए, क्योंकि वो x है तो इसको y मानना पड़ेगा ना। ठीक है, 9y। ठीक है, और b की व्यय जो लिखा है उसी को हम लिख रहे हैं और कुछ नहीं है ना, 5y। अब चलो ए का देखते हैं। आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत होता है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 9y प्लस कितना है ए का, बचत, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9y बराबर, ये हो गया आपका समीकरण 1। ऐसे ही पढ़ते, इजी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो है ये तो पता ही है आपको, बस यहाँ पर पुटअप करना है और कुछ नहीं है। उसके अलावा कुछ लग रहा है क्या। ठीक है, चलो बी का देखते हैं क्या होगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5y प्लस कितना, 1800। 1800 है ना, ये कहाँ गया 1800। तब यहां पर जो है 3x माइनस 5y बराबर 1800। अब यहां से समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बनाना है आपको। जानते हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हो क्या, इसे पढ़े हो इसको, क्या करेंगे इसमें, हा? क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन दोनों कोई एक बराबर होना चाहिए ना। या तो इसको बराबर करो या तो इसको बराबर करो, दोनों में से तब तो एक कटेगा, एक का वैल्यू आएगा, आएगा ना। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, यहां पर इंटू 3 कर देते हैं और यहां पर इंटू 5 कर देते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 15x माइनस 27y बराबर 6 3 18 और 3 दूनी 6 1 26 दूनी तो अच्छा 52, 6 3 18 3 दूनी 6 1 7 7800। और यहाँ पर 15x माइनस 25y बराबर 18 पंचे 90, 9000। अब जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा, ये माइनस जो है प्लस में बदलेगा और ये भी माइनस में बदलेगा, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 27y में 25y जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस 27 बड़ा है। यहाँ पर 9000 में 7800 को भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 1200 होगा, अरे 7800 में 9000 को जाएंगे तो 1200 होगा कि नहीं होगा, माइनस 1200 होगा, ये प्लस ये प्लस। अब यहाँ पर आ गया 2y बराबर कितना, 1200, तो y बराबर कितना, 600।
ठीक है। लेकिन y के बाद हमको क्या निकालने के लिए बोला है, i निकालने के लिए बोला है। अब y से हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। हाँ, y से x निकाल सकते हैं ना, रख दो y का वैल्यू यहां पर कहीं पर भी इसी में रख दो। 3x है, ये 5 है ना, ये कहाँ गया, 9 है, 9 है ना ये, सॉरी सॉरी, अच्छा ये 5 है, 5 में ही रखते हैं चलो। तो 6 पंचे 30, 3000 है क्या ये, प्लस 1800, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4800, सॉरी, इज इक्वल टू 3x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। x का वैल्यू आ गया आपका 1600 और y का वैल्यू आ गया 600। तो हमको x का वैल्यू आ गया है तो i निकालना है। i कितना है, ये 5x और 3x, तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 होता है ना, और 16 तिया 48, कहाँ गया, हाँ क्या हो गया, किसको, किसको बोल रहे हो यार, और क्या दिक्कत है इसमें, ठीक तो है, 5:3 में आ तो गया है। ये 16 पंचे 80, 16 तिया 48, ऑप्शन यही है, इसमें ऑप्शन को चेंज किया गया है, ठीक है। अब देखो, इसको चेक करने का अच्छा तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी आय जो है 8000 है, ठीक है, और y का वैल्यू कहाँ जाएगा, यहाँ 9y, मतलब 9 छक्का 54, तो 5400 को आप माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 10 में 4 गया तो 6, और 7 में 5 गया तो 2, आ तो गया 2600। मतलब आंसर यही होगा, आपकी जो आय रहेगी वो 8000 और 4800 रहेगी। इसमें दिया नहीं है, ये पहला ऑप्शन होना चाहिए था, 8000 और 4800, क्योंकि अगर इसमें अगर आप आय का अनुपात देखेंगे तो किसी का भी अनुपात जो है आपको 5:3 नहीं देगा, ये ऑप्शन सब गलत दिया है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था, बस कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, ये बेसिक कैलकुलेशन, और बाकी जो है ऐसे भी बना सकते हो, 5:3, 9:5, और फिर यहाँ लिख देना 2600 और यहाँ लिख देना 1800। तो यहाँ क्या करोगे, ये 9 तिया 27, 5 बचे 25 बताया था, तो 9 तिया 27, 5 बचे 25 रेशियो का, फिर 18 पंचे 90 और 26 तिया, अरे 18 पंचे 90, ये है ना 18 पंचे 90, मैं बताया था ना, हाँ, ये इनकम के साथ ही इसको इंटू करना है ना, इसके साथ नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाए। ये इसके साथ, 18 का इसके साथ और 26 का इसके साथ, वो जो ट्रिक बताया था उसमें क्या था, इसको इसको करते थे, इसको इसको करते थे, लेकिन इसमें इनकम के साथ ही सबको करना है। तो 18 पंचे 90 हो गया और 26 दिया 7800 हो गया, कहानी खत्म। तो ये दो रेशियो बराबर कितना आ गया, 1200, तो 1 रेशियो बराबर कितना, 600, ठीक है, आया है ना। तो 1 रेशियो बराबर यहां से भी आ गया आपका 600। अगर इसके साथ भी गुणा करना है तो भी आ सकता है, रुको एक बार देख लेते हैं। ये तो 600 जो निकल रहा है ये तो बचत वो हो जाएगा ना, चलो 5 और 3 लिखेंगे और 9 और 5 लिख देंगे, और 2600 और
1800 लिख देंगे, ये तो समझ में आ गया। 9 तिया 27 और 5 बचे 25 रेशियो। ठीक है, 18 नवा कितना होता है? किसी को आता है 18 नवा कितना होता है? 162 होता है क्या? करके देखते हैं। और 6 पंचे 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10 और 3 13। कितना रहा 130 में माइनस कर दोगे तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 का 2, 6 में 3 गया तो डबल 0 तो होगा ही। 13,000 है ना ये, तो 0 0 2 और 6 में 3 गया तो 3, 3200 आ रहा है इसमें। तो 2 रेशियो बराबर 3200 और 1 रेशियो बराबर 1600। अब ये आ गया 1600। अगर इसका और इसका कर रहे हैं और इसका इसका करोगे तो व्यय का आंसर आएगा, और इसके साथ करोगे तो 16 पंचे ये 80 और 16 तिहाड़ 40। सीधा सीधा, मतलब इतने में ही आपका खत्म हो जा रहा है कहने का मतलब। और जो 600 नहीं निकाले थे इसमें, ये कहाँ गया? एक का वैल्यू 600 निकाले थे और एक का वैल्यू कितना निकाले थे? 1600। मतलब y का वैल्यू कितना निकाले थे? 600। और x का वैल्यू कितना निकाले थे? 1600। इसके थ्रू तो ये इतना लंबा जो है आपका बेसिक है और ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। कभी भी ऐसे ही करना है आपको, मतलब लेकिन इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी भी आपको बताना रहेगा, समझाना रहेगा, तो सीधा सीधा समीकरण यहाँ पर कुछ नहीं है। समीकरण तो 1 और 2 है, और जो समीकरण आपने हल किया है वही आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन ये तो बचपन में करते हुए तो 8th क्लास में है ना शायद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये सब 8th क्लास का है, ये समझ जाओ। ठीक है, और बाकी इसके साथ करना है, एक बार इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एक बार नीचे के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर आपका आंसर आ गया। ऊपर वाला फिर नीचे वाला, 2 स्टेप बस। पहला स्टेप ऊपर, दूसरा स्टेप नीचे। पहले स्टेप में इधर आएगा और सेकेंड स्टेप में इस तरफ आएगा, और जो रेशियो रहेगा उसको इनकम के साथ क्या कर दोगे? ये इनकम है ना आपका 5:3, कहानी खत्म। और अगर आपको व्यय निकालना है, व्यय, तो ये इसके साथ ना करके ऊपर वाले के साथ कर देना, तो आपका जो है ये आ जाएगा 9 छक्का 54 और 9 पंचे 45, सॉरी 9 छक्का 54 और 5 छक्का 30। ये जो 600 निकाले हैं ना, ये इसके साथ इंटू होगा, तो व्यय का ये वाला होगा जिसमें ऊपर के साथ करना पड़ेगा। इनकम के लिए कहा है इसको और इसको, ये दो दो स्टेप, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे क्या होगा आपका इनकम निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ना, फिर पता चल जाएगा। ये देखो 5:3 है आपका इनकम, और एक्सपेंडिचर कितना है? 9:5 है। चलो ये हो गया 1300 आपका सेविंग, और ये हो गया 900। पहले क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। 9 तिया 27, 5 बचे 25, तो 27 माइनस 25, ये तो इजी है, रेशियो आ गया। अब किसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा? आय निकालने के लिए बोला है, तो ये 9 निया 81, 13 पंचे, हाँ 13 पंचे कितना होता है? 13 पंचे 65 होता है। ठीक है, 2 रेशियो बराबर क्या होगा? 00 00, 11 में 5 गया तो 6 और 7 में ये। ठीक है, ठीक सही है कि नहीं है? देखो सही है ना। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 800। तो 800 का किसके साथ गुणा करोगे? पहले इंटू 5 और फिर 3, यही इनकम निकालने के लिए बोला है ना। तो 1 रेशियो बराबर 800, तो 5 रेशियो बराबर 4000, और ये 2400। कहाँ गया? ये आ गया। और फिर अगर उसमें बनाना रहेगा तो क्या करोगे? आपका फॉर्मूला डालोगे, आय बराबर व्यय प्लस बचत करोगे, ठीक है। और फिर आय का अनुपात निकालोगे, कितना है? 5x, व्यय का अनुपात हो जाएगा 9y, और प्लस बचत हो जाएगा 1300। तो यहां पर निकल के आएगा 5x माइनस 9y बराबर 1300। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। और फिर एक और में जाएगा 3x बराबर 5y प्लस 900।
तो यहाँ पर समीकरण आ जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 900। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, और बाकी ये इसमें तुरंत आ जाएगा। कौन सा इजी लग रहा है? इजी लग रहा है, लेकिन बनाना इसमें ही आपको, दोनों में बनाओ। बेसिक जितना अच्छा रहेगा आप भूलोगे नहीं, ये कभी भी भूल सकते हो। शॉर्ट ट्रिक कभी जिंदगी में काम नहीं आता है, बहुत कम काम आता है। कि कब काम आता है जानते हो? जब बेसिक मजबूत होता है तब शॉर्ट ट्रिक काम आता है। अगर कोई जिंदगी हमेशा शॉर्ट ट्रिक, अब कोई भी ऐसा तो नहीं है, इसी विधि से तो सब बनाते होंगे ना पहले जमाने में। ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक पहले ही पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता है। बेसिक जितना मजबूत रहेगा ना, कहीं भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी सेम है। चलो देखते हैं इसको। 3 और 4 है और 2 और 3 है। प्रत्येक ने कितना बचाया? 6000। और इसने भी कितना बचाया? 6000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 रेशियो माइनस 8 रेशियो। ठीक है, अब यहां पर ये 6 तीक 1800, 18000 होगा ना, और ये 12000। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया आपका? 6000। तो और क्या, पी की आय कितनी होगी? 6 तीक 18000। इजी। ये इसमें एक और भी कर सकते हो, देखो ये 3 है, ये 4 है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये आय है ना, और ये व्यय है। चलो आय में व्यय को घटा दोगे तो क्या बचता है? बचत, सेविंग। आय में व्यय को घटा दोगे तो क्या बचता है? बचत। कितना है? 3 में 2 गया तो 1, 3 में 2 गया तो 1, दोनों की बचत क्या है? बराबर है। यहां पर भी बोला है ना, प्रत्येक 6000 रुपये बचाता है, मतलब 1 बराबर क्या हो गया? 6000। इसमें भी आप बना सकते हो, लेकिन यहां पर ये ट्रिक कब काम आ रहा है? जब आय जो है बढ़ा दिया है यहाँ व्यय के अनुपात से, लेकिन यहाँ देखो 5 दिया है तो यहाँ 9 दिया है, इसीलिए वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ। इनकम हमेशा बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर अनुपात तो बड़ा दे दिया, मतलब कम दे दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये यूज नहीं किया। लेकिन ये सर्वकालिक है, ये सब जगह काम आए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैथ्स तो कई तरीके से बन सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक मैथ्स को आप कई तरीके से बना सकते हो। चलो इसको बनाओ। ये भी सेम है। आपका आय क्या है? बड़ा है इनकम से, तो इसमें भी वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बाकी मैं जो बोला हूं उसमें यूज करना ज्यादा। ठीक है, कुछ नहीं है, जो मैं बताया हूं उसमें करो, तुरंत आंसर आएगा, ताकि एक बार आप सीख सको। जब तक आप यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं बनाओगे सेम कैटेगरी का, तब घर में जाके क्या बना पाओगे? फिर दिक्कत है। यही ऑनलाइन और ऑफलाइन का ना एक तो फंडा है, दोनों में अंतर है। पहले जमाने में वैदिक काल के स्टूडेंट लोग क्यों ज्यादा अच्छे होते थे, कहने का मतलब क्यों? क्योंकि पेड़ के नीचे में जो शिक्षक होता था वो बैठा रहता था, और सब लोग बैठ के फिर छांव में पढ़ाई करते थे। है कि नहीं है? इस 2000। ठीक है, और किसी का 2000 आ रहा है? ऐसा होता तो जितने आईएएस यूपीएससी तैयारी करने वाले होंगे वो तो ऑनलाइन ही कर लेते। क्यों दिल्ली क्यों जाते हैं इतना खर्चा करके? क्यों जाते हैं? आई टू आई कांटेक्ट के लिए जाते हैं, मतलब वहां जो उनका, मतलब उनका जो कौशल विकास होगा वो ऑनलाइन की अपेक्षा बहुत कम होगा। लेकिन जिसके पास ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल वो ऑनलाइन कर सकता है। देखो अब्राहम लिंकन भी ना, वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ सकता है। तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन 100 में से 80% जब तक आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन तब के लिए ठीक है जब आपके बेसिक मजबूत है, आपके पढ़ने में चाह है, एकदम आप पढ़ना ही पढ़ना चाहते हो, कोई आपका दोस्त भी आए ना तो आपको हिला नहीं सकता है, ऐसा टाइप से समझ जाओ। चलो ना घूम के आते हैं, तो फिर मन क्या हो जाता है, मचल जाता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? हाँ, तो ऑनलाइन क्या, एक पिक्चर के अलावा कभी क्लास 3 घंटे का चलो बताइए, मैक्सिमम एक पिक्चर का जो रहता होगा 3 घंटे का, चलो 2.5 घंटे का रहता होगा। आप खुद एनालिसिस कीजिए कि बिना किसी ब्रेक के आपने जो 3 घंटे का मूवी आप देखते हो, क्या 3 घंटे का क्लास आपने यूट्यूब से कभी देखा है? कभी देखा होगा तो मैं, लेकिन यहाँ पर मैं 3 घंटे बिठा दूंगा तो बैठना पड़ेगा ना आपको, बस यही है।
इसे ही क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी सुने हो? एंट्रोपी का नाम कोई सुना है? ये विज्ञान वाले नहीं हो क्या? विज्ञान वाले हो कि नहीं हो? केमिस्ट्री 11th में एक एंट्रोपी का आया था। एंट्रोपी आता था, अव्यवस्था की माप, एंट्रोपी बोलते हैं। गैस में सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है, द्रव में उससे कम, और सबसे अधिक मतलब सबसे कम एंट्रोपी होती है ठोस में। अव्यवस्था की माप कहने का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मैं नहीं हूं यहां पर, आप लोग जो है, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई यहां बैठा है, मतलब एंट्रोपी अधिक होगी। अव्यवस्था है यहाँ पर, जैसे ही मैं आया आप लोग बैठ गए यहाँ पर, मतलब आप ठोस हो गए, आपकी एंट्रोपी कम हो गई, आप व्यवस्थित हो गए। व्यवस्थित होना एंट्रोपी कम होना होता है, और अव्यवस्थित होना एंट्रोपी ज्यादा होना होता है। अगर याद होगा तो। एंट्रोपी याद नहीं है? केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो क्या? अरे तो एंट्रोपी कैसे भूल सकते हो? इतना अच्छा केमिस्ट्री का वो है, क्या बताऊंगा मैं अब। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम कई चीजें भूल जाते हैं। चलो 5 और 4 है ये, और व्यय कितना है? 3 और 2 है। देखो इस विधि से बता रहा हूं तो आप लोगों को जल्दी जल्दी हो जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि बेसिक में भी आपको बनाना ही चाहिए। जितना मैं बोला हूं ना, ठीक है, जितना मैं बताया हूं उसको घर में जाके बेसिक बेसिक कर लेना। आपके नोट्स में बेसिक होना चाहिए, ये होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप ये नहीं करोगे इतना मेहनत, तो फिर कोई मतलब का नहीं है। मैं आगे से बता रहा हूँ, वो आपका नोट्स ना जीवन भर काम आएगा। सोच रहे हो ना, तो हमेशा काम आएगा। चलो प्रत्येक कितना बचाता है? 800 रुपये बचाता है, ये भी 800 रुपये बचा। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 5 दूनी 10। अच्छा जो बड़ा रहेगा उसी से करना है ना, 4 तिया 12, जो बड़ा है उससे करना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, इधर वाला भी बड़ा हो सकता है, इधर वाला भी बड़ा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंतर बोलना है तो अंतर का मतलब क्या होता है बताया था कल ही, जो बड़ा है उससे छोटा को ही भाग देना रहता है, मतलब माइनस करना रहता है। चलो फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 तिया 2400 और 8 दूनी 1600, ठीक है। 2r बराबर कितना हो जाएगा? 800, और 1 रेशियो बराबर 400, मतलब 800 बटा 2 हो जाए। तो 1 रेशियो बराबर, अब आ ही पूछा है तो 4 पंचे, ये कितना हो गया? 400 का, ये हो जाएगा 2000, और बी की आय कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। 4 चौक 1600 है ना। अब देखो इसका अनुपात भी आप निकालना चाहेंगे ना, 2000 है, ये 1600 है, इसका अनुपात निकाल, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, हमारा आंसर सही है। ये अनुपात है ना, रेशियो में आया है ना, बस। और क्या, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ ये तो पुराना क्वेश्चन पे आ गया, चलो बना सकते हो इसको, ट्राई करो, कल के क्वेश्चन से है ये, ट्राई करो ट्राई करो। 427 रुपए को, अरे कुछ नहीं है, ए के भाग का तिगुना, ए के भाग का तिगुना बी के चौगुने के सी के भाग के 7 गुने के बराबर है। यही है ना, मतलब 3a बराबर 4b, तो a बटा b बराबर क्या होगा? 4/3, यही होगा। और 4b बराबर 7c, तो b बटा c बराबर क्या होगा? 7/4, तो a b c, 4 और 3 7 और 4, तो ये 3 और ये 7, तो कट रहा है क्या कुछ? नहीं कट रहा है। ये 28, ये 21 और ये 12, सबका जोड़ कितना आएगा? 28 प्लस 21 प्लस 12 को जोड़ दो, कितना आ रहा है? दोनों का सम कितना होगा? 427 के बराबर होगा। 8 1 9, 9 और 2 11, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6, यही है ना? कितना आ रहा है? 7 आएगा।
हाँ 7 तो आ रहा है, 1:7। तो हमको आंसर कितना निकालना है, सी का भाग 12 सत्ते, ये सी का वैल्यू कितना है 12 है ना, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणित 7। जानबूझ के ना इसका वैल्यू पूछा है क्योंकि आपको इजी पड़ेगा बोल के, उसको ही पता है कि आप लोग 28 या 21 के लिए ना बहुत ही मतलब आलस हो जाएगा आपको बोल के, इसीलिए 12 को पूछ रहे हैं। अरे वो बहुत मेहनत करता है आपका क्वेश्चन बने बोल के, सामने वाला विश्वास करो बहुत मेहनत करता है। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके पैसा वाला क्वेश्चन। चलो इसको नॉर्मल एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है और आपके पास 10 नोट हैं, 10 रुपए के नोट हैं आपके पास, और 5 रुपए के भी नोट हैं, और 1 रुपए का भी सिक्का। तो सबका सिक्का आजकल आ रहा है ना, हाँ तो सिक्का लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ तो सिक्का सब चलता है। मतलब आपके पास 10 का भी सिक्का है, 5 का भी सिक्का है, और 1 रुपए का भी सिक्का है। अब जो है कितना कितना आपके पास सिक्का है कि ये सब मिलके बन जाएगा इतना, है ना। तो मैं बोलता हूं सर मान लीजिए 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो कितना हो गया 50 रुपए, प्लस फिर आप लोग 5 रुपए के सिक्के हैं तो 10 पंचे 50 का करूंगा तो कोई मतलब नहीं, कितना भी सिक्का मान लीजिए, 8 सिक्के हैं मान के चलो, किसके 5 के, है ना, सॉरी 10 रुपए के सिक्के, हाँ 5 के सिक्के हैं कितने 8। इसको सिक्का लिख दूं, ये सिक्का, ये सिक्का, कितना हो गया जी 90 रुपए। तो कितना होना चाहिए 1 रुपए, 10 होना चाहिए। तो इस प्रकार से मिलके ये क्या बन रहा है 100 रुपए बन रहा है। मतलब जो आपका मूल्य है, इधर वाला मूल्य, वो सिक्का या जो भी रुपए है और उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो अनुपात है ना, उससे मिलकर बन रहा है। ठीक है, तभी तो सिक्का और उसका जो भी ये जितना भी दिया है, या तो बोले क्वांटिटी बोल सकते हैं उसको, क्वांटिटी बोलेंगे उसको, चलो क्वांटिटी ही बोल देते हैं। तो सिक्का और क्वांटिटी मिलके क्या बना रहे हैं, मूल्य बना रहे हैं। मतलब 10 का सिक्का 5 है तो 10 पंचे 50 रुपए हुआ, मूल्य 50 रुपए हो गए। बस वही काम करना है, इसके अलावा कुछ इसका कॉन्सेप्ट है नहीं। कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट है कहीं तो आप भी जान रहे हो, नहीं जानते हो क्या। आपको तो आपके पास पर्स में 1000 रुपए रहेगा क्या, 2000 भी रहेगा तो आप बता सकते हैं। पैसे के मामले में तो हर कोई जानता है, जो नहीं भी पढ़ रहा है भी इसको बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट हैं, वो भी 3:4:5 में है। यदि थैली में कुल धन कितना है 1000 रुपए है, तो मान के चलते हैं ये जो नोट है वो कितने के अनुपात में है, मान के चलता हूं 3x, 4x और 5x है। और यही क्या है, नोटों की संख्या है, यही तो है ना नोटों की संख्या। हाँ वहां पर संख्या लिख दो, क्वांटिटी का मतलब संख्या। कितने आपके पास 5 रुपए के नोटों की संख्या कितने हैं ये पूछ रहा है, ये तो पूछेगा। अगर 5 रुपए के नोटों की संख्या पूछ रहा है तो 5x का वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ पूछता 10 रुपए के नोटों की संख्या कितना है तो आप क्या निकालते, 4x निकालते। और अगर पूछता 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है तो क्या निकालते, 3x निकालते, बस और कुछ नहीं है। चलो अभी पूछे थे ये 20 रुपए है, इसको किसके साथ गुणा करेंगे, नोट के साथ करेंगे, कोई दिक्कत है। प्लस 10 रुपए का है, यहां रुपए लिख देता हूं ठीक है, ताकि आपको किसके साथ गुणा करेंगे, 4x के साथ। फिर 5 रुपए है, किसके साथ गुणा करेंगे, 5 रुपए के साथ, सॉरी 5x के साथ। और कुल धन कितना है आपके पास, मूल्य धन का 1000। आ गया, बराबर हो गया ना, कोई दिक्कत। 20 तिया 60x, 10 चौक 40x और 5 बचे 25x बराबर 1000। तो 60 और 40 100, 125x बराबर 1000, और x बराबर आ गया 1000/125 मतलब 8। x का वैल्यू कितना आ गया 8। अब कहीं पर भी लिख लो, किसी का भी संख्या कुछ भी पूछे बता सकते हो। पूछेगा 8 पंचे कितना 40, 8 गुणित 5, 40 आपके 5 रुपए की नोटों की संख्या हो गई, है ना। अच्छा 40 नोटों की संख्या है तो 5 रुपए के मिला के कितना रुपए हो गया है आपके पास,
अरे 5 रुपए का जो नोट है या 5 रुपए का जो भी सिक्का है आपके पास 40 ठो है, उसका मतलब आपके पास कितना रुपए हुआ? 200 रुपए हुआ ना। 5 5 के आपके पास 200 रुपए हो गए हैं। मतलब यहाँ पर 5 रुपए का यहाँ पर 200 रुपए है आपके पास, चेक करवा रहा हूं ना मैं आप। फिर 4x है, मतलब 8 चौक 32। 32 आपके किसके नोट है? 10 10 रुपए के नोट है, मतलब 320 रुपए हो जाएंगे। यही बताना चाह रहा हूं। फिर है 3x, मतलब 8 या 24। तो 24 20 रुपए है तो कितना रुपए हो गया आपके पास? 480 रुपए। जोड़ दो, आएगा 1000। आ रहा है 1000। कोई दिक्कत कुछ अलग है क्या इसमें? बताओ, सब जान रहे हो आप लोग। कुछ नहीं है भैया, जान रहे हो कि नोट को जो है मैं रुपए के साथ मिला दूंगा तो हो जाएगा। अच्छा, ये सब रुपए में दिया है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रुपए होता, यहाँ पर 10 पैसा होता, तो सबको रुपए में चेंज करना है। या तो पैसा में चेंज करो या तो रुपया में चेंज करो, आपकी मर्जी है किस में चेंज करना चाहते हो। मतलब 10 पैसा को मैं रुपया में चेंज करना चाहूंगा तो क्या होगा? 1/10 रुपया होगा ना। 25 पैसा को मैं चेंज करना चाहूंगा तो 1/4 रुपए। 50 पैसा को मैं चेंज करना चाहूंगा तो कितना? आधा रुपए। आधा रुपए होता है ना, आधा रुपए 50 पैसा। 100 पैसा बराबर 1 रुपए, तो आधा पैसा बराबर 50 पैसा, आधा रुपया है। इसी प्रकार से किसी को भी आप लोग 100 से क्या कर सकते हो? भाग दिला सकते हो। पैसा में रहेगा तो 100 से भाग देना है, और रुपया पैसा में बदलना है तो 100 से गुणा करना है ना। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, चलो बनाओ इसको। देखो आगे से सेम बता दिया था आपको, वही है कि बनाओ इसको। बनाओगे? कुछ नहीं करना है। जो ये तो 2x है और ये 3x है, ये 4x है। जो यहां होगा उसको 1 रुपए कर दो। इसको क्या करोगे? 1/2 रुपए कर दो, और इसको 1/4 रुपए। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है आपको? 2x इंटू 1 रुपए प्लस 3x इंटू 1/2 रुपए प्लस 4x इंटू 1/4 रुपए बराबर कितना हो रहा है पैसा? 180। तो 2 एक कम, 2x प्लस 3x/2 प्लस 4 4 कैंसिल, तो x हो गया। ये हो गया 180। x और 2x मिलके क्या बनेगा? 3x बनेगा। ये हो गया 180। चलो 2 तिया 6x/3x/2। ये समझ में आया कि नहीं आया? 2 तिया 6x किया था, 6 और 3 9x/2 बराबर 180। अब x बराबर क्या होगा? 180 गुणित 2/9। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आ गया जी? 40 आ गया। आ गया। तो क्या निकालने के बोला? 50 पैसों की संख्या पूछा है, तो 50 पैसे की संख्या क्या है? 3x है, तो 3 गुणित 40 120। अच्छा, 50 पैसों की संख्या 120 है, तो रुपए कितना होगा? 150 पैसे की जो संख्या है वो 120 है, मतलब आपके पास 120 ठो 50 पैसा है, मतलब आपके पास कितना रुपए है? बताओ। अरे बटा 2, कितना? 60 रुपए। अच्छा, मैं बता, इसमें एक ट्रिक और बना सकते हो। जैसे जैसे कि ये 1000 है, ठीक है। गुणित किसका पूछा है? 5 का पूछ रहा है। 5 का पूछा तो अब सबको इधर इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 20 दिया 60, 10 चौक 40, और कितना? 25। तो कितना हो जाएगा? 1000 गुणित 5/125। 8 कितना आ गया? किसी का भी पूछेगा, जो पूछेगा उसको ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसको पूछा उसको ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 आया, चलो मैं मान के चलता हूं 20 को मेरे को ऊपर करना है। तो 1000 गुणित 20, नीचे तो 125 ही आना है। 8 दूनी 160 आया था ना,
कहाँ है 16×3 = 48, कुछ नहीं है। इसको भी देख लेते हैं, किसको पूछा है आपको? 50 पैसे की संख्या को पूछा है। कहाँ गए? अच्छा 50 पैसे की संख्या को पूछा है ना, तो 50 पैसे का क्या है, 3 है, 180 गुणित, चलो 1 दूनी 2, सॉरी प्लस है ना ये, और ये 1/2 है ना, ये ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, और ये 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो वही है सेम टू सेम, 180 गुणित 3, 2 और 1 3 + 3/2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 9/2, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, 9/2 होगा तो ऊपर चला जाएगा ना, ये अच्छा से बता देता हूँ। 180 गुणित 3, 3 सॉरी ये 3 दूनी 6 + 3, ये हो गया 180 गुणित 3, 9/2। अब 9/2 को इधर लेके आएंगे तो 180 गुणित 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, ये 2 यहाँ चला गया है, ठीक है। 9 दूनी 18, तो 20 × 60 दूनी, तो जिसको लेके आना है उसको ऊपर कर दो, बाकी सबको कर दो। ये x x मान लो, नहीं मानोगे तो भी चल जाए, जो भी आपका मन लगता है वो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, लेकिन दोनों में उतना ही समय लगना चाहिए, बाकी ये भी इजी है, ऐसा नहीं है x x मान के चलोगे तो भी, लेकिन दोनों को करना। कौन ज्यादा अच्छा लगा ये मत बोलो ये ज्यादा अच्छा लगा, ये अच्छा लगा ऐसे बोला करना, भले ही मन में कुछ भी हो, ऐसे क्या दिक्कत है। कभी भी आपके सहेली लोग जो भी हैं आपके, आपसे आगे ज्यादा नंबर पा जाते हैं, तो सामने में बोलते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगा तुम, लेकिन मन में कुछ और रहता है कि क्यों इसको ज्यादा, ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना, मन का बात है भाई, हर किसी के मन में आता है, स्वाभाविक है। आप कोई साधु संत नहीं हो, ऐसा आना है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में लेके नहीं आना है, सामने से पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो कुछ देर के लिए है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, क्योंकि आप साधु संत महात्मा हो नहीं। वो स्वाभाविक चीज है, आप भी इंसान हो, आपके मन में भी प्यार है तो नफरत भी पैदा होनी ही होनी है, घृणा पैदा होना ही होना है। बनाए ही क्यों है भगवान ने? अगर घृणा नहीं होना चाहिए तो सब तरफ प्यार ही प्यार होना चाहिए, क्यों घृणा होता है बताओ? भगवान ने डाला है तो कुछ समझ के तो डाला है आपके मन में। सभी चीजें होती है, जितने रस है ना आपके, 9 रस, हास्य रस, हंसने का, करुण रस है ना, आपके क्या नाम है, श्रृंगार रस में भी जो भी है, संयोग वियोग है ना, बरसात में आपका संयोग हो जाता है, फिर वो गर्मी महीने में वियोग हो जाता है, ऐसे टाइप से है ना, वही वाला है। चलो आगे देखते हैं। किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के के रूप में, तो देखो यहाँ पर भी सिक्का दिया है, यदि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के सेम है, 25 पैसे के सिक्कों को निकालना है, इसको बनाना आपका ये होमवर्क है, ठीक है। कुछ नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ये भी सेम है, बस इसमें अच्छा बनाते हैं, चलो इस 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या के दुगुनी है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, अच्छा इसमें अनुपात निकालना है आपका, कुछ नहीं है, देखो चलो अनुपात निकालते हैं। ये 50 पैसा है और ये 1 रुपए है और ये 25 पैसे। चलो ना इसको नहीं देखते हैं, सीधा सीधा पहले वाला टर्म्स को लिख लेते हैं, ठीक है। चलो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है, और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या की कितनी है, 2 गुनी है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। मैं ए बराबर मान लेता हूं 1 रुपए, ठीक है, सिक्कों की संख्या है, ये अनुपात निकालना है ना, इसीलिए ये लिख देता हूं, संख्या का अनुपात हमको निकालना है, ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको पता होगा। संख्या का अनुपात निकालना, ए 1 रुपए है, बी 50 पैसे है और सी 25 पैसे, ये सिक्कों की संख्या है। अब बोला है कि जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है वह 25 पैसे की सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, मतलब B/C बराबर है 2/1। आया ना, सी को इधर ले आया तो 2/1, समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? सेकेंड टर्म्स क्या बोला है, चुपचाप उसको लिख देना है। 1 रुपए
अच्छा यही है 50 पैसों को सिक्कों की संख्या, मतलब ये जो बी की वैल्यू है वही 50 पैसे को सिक्कों की संख्या 25 पैसे को सिक्कों की संख्या से दुगुनी है, और फिर बोला है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से भी चौगुनी है, इसी चीज को पूछा है फिर से। तो ये क्या है, ए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से कितना है, चौगुनी है। तो अब यहां पर ए बटा बी बराबर क्या होगा, ये बी इधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अच्छा ये समझ में नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ये b बटा ए बराबर क्या होगा 4/1, तो a बटा बी बराबर क्या होगा जी 1/4। अब अनुपात निकल के आ गया, क्या क्या निकला, b बाई चलो a बटा b का क्या है 1/4, और b बटा c का क्या है ये 4 और ये 2। अच्छा 2 तो कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 4 और 2, 2 1 कम 2, 2 यहां पर भी कटेगा, 2 दूनी 4, तो 1 1 कम 1 4 और 2। अब अनुपात आ गया आपका 1 4 2, अब इसके साथ मिला सकते हो आप। किसका पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 4 पूछा है, कुल कितने रुपए हैं 56 रुपए है, ठीक है। तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, ठीक है। 4 गुणित 50 पैसे को क्या लिखूंगा 1/2, प्लस 2 इंटू 25 पैसे को क्या लिखूंगा 1/4, तो 4 1 2 दूनी मतलब 2, और ये मतलब 1/2, तो 56 गुणित आ गया 4, 3 + 1/2, तो 2 तिया 6 और 1 7/2, तो 4 गुणित मतलब 7/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 56 गुणित 4 गुणित 2/7, जानबूझ के साथ यहाँ आया है ताकि 8 के साथ कट सके, 8 चौक 32 दूनी 64, ठीक, और 7 हमेशा आएगा 7/2 सबके में। अब किसी का भी निकालने के लिए जानबूझ के इसको अनुपात में आपको निकालने के लिए बोला, जो पहला वाला इसका दुगुना है इसका दुगुना है, ताकि आप अनुपात निकाल सको, कुछ नहीं। और बाकी उसमें भी आप निकाल सकते हो, फिर फलना का इसको इंटू इंटू करके प्लस करके निकाल सकते हो। बस ध्यान देना है कि इसको 1/2 लेना है, इसको 1/4 लेना है, उसको 1/10 लेना है। 30 पैसा को क्या लोगे 30 पैसे को कितना लोगे चलो बताओ, 30 पैसे बराबर कितना रुपए होता है, अरे अभी तो बताया था, बटा 100 कर देना है, 3/10 रुपए। 60 पैसे को क्या लोगे 60/100 रुपए, 0 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 3/ रुपए में बदलना है, बटा 100 कर दो, कुछ नहीं है, ठीक। हाँ ये भी सेम है, इसमें सिक्कों की संख्या पूछा है निकालना, ठीक है, सिक्कों की संख्या निकालना है, अभी सिक्कों की संख्या निकालना सीखे हैं, सब वही है और कुछ नहीं है। अच्छा नहीं है क्या, अच्छा ये है, ये है, एक ये भी है, अच्छा ये पूरा बना नहीं था, अच्छा एक क्वेश्चन है ये वाला, ये पूरा नहीं हुआ, ये वाला पूछ रहा हूँ, ये कभी कभी रेलवे में पूछ लेता है। मैं जिस पुस्तक से करा रहा हूँ ना, वहां से पीएससी भी और चाहे यहाँ से भी एक क्वेश्चन पीएससी में भी आ चुका है, व्यापम में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है। जितने बुक है ना, चाहे RS अग्रवाल रहे, चाहे HD यादव रहे, चाहे इधर से उधर रहे, कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही बुक से, क्योंकि वो पुराने पुरातन जमाने से बुक होते हुए आ रहे हैं, तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, ALP का एग्जाम हुआ था अभी अभी जस्ट, जनवरी में हुआ था क्या, जनवरी में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ था ALP का एग्जाम। इतने सारे कोचिंग लोग पढ़ा दिए, रीजनिंग इतने सारे मैथ्स पढ़ा दिया, जब रीजनिंग आया ना तो सबके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ऐसा रीजनिंग दिया था कि आज तक कोई पढ़ाया नहीं है, विश्वास क्या करो, रीजनिंग का क्वालिटी अलग था। आप इस समय का ALP का क्वेश्चन पेपर करना, और पिछले 10 साल में जितने लोगों ने पढ़ाया है, जितने यूट्यूबर ने पढ़ाया है, देख लेना, एक मेरे से भी एक बनता तो मैं समझ में आता, मेरे को क्या कॉन्सेप्ट है मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, क्यों घर में जाके पहले बनाएंगे, समय तो समय रहेगा, वहां पर 1 घंटे के समय में क्या बनाओगे आप लोग,
बना पाओगे? आपके पास रीजनिंग के लिए समय रहेगा तो छोड़ देना ही उचित है। कल रिजल्ट आया समझ जाओ, है ना। तो अब CBT 2 दिलाने आएंगे, पता नहीं कब होगा, 23 मार्च को है शायद, 23 या 24 मार्च, है ना। तो CBT 1 पास ऐसे मान के चलो। तो आपका मैथ्स इजी रहेगा तो नहीं भी पढ़े रहोगे ना, तब से भी ना मैथ्स रीजनिंग अच्छा है। थोड़ा मोड़ा GS पढ़ के एक चले जाओ, जो भी 2-3 घंटा बनता है, लेकिन उसके लिए मैं होना चाहिए। मैं तो खुद विश्वास नहीं, मैं NOC तक नहीं लिया था। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब होता है कि आप जिस विभाग में काम कर रहे हो वहाँ पर जो है आपको अनुमति लेना पड़ता है कि मुझे ये एग्जाम दिलाना है, मुझे ये पढ़ाई करना है। बिना विभाग की अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था, बाद में लूंगा बोल के ऐसे ही जाके दिला के आ गया था। CBT 2 क्लियर हो गया, कल रिजल्ट आया। तो अब फिर अब CBT 2 के लिए अब सीरियस होना पड़ेगा। जिसमें सीरियस हो गया वो नहीं बनता है ना, ऐसा होता है कभी कभी। जिसको पढ़ के जा रहे हो वो नहीं बनता है, और जिसको नहीं पढ़ के जा रहे हो बन जाता है, ऐसे होता है क्या? चलो, लेकिन मेहनत जरूरी होता है, वो हमको ना एक सीख दिलाता है कि ऐसा सोचना हमारे लिए गलत है बोल के, याद रखे रहिएगा। बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये एकदम बहुत। चलो, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है, ठीक है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा? ठीक है। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यही है, दूरी बटा समय। अच्छा, ये तो आपका समय दिया, देखो 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में 3 छलांगे, है ना। तो या तो आप कर सकते हो, एक तरफ कुत्ता लिखोगे और एक तरफ खरगोश लिखोगे, ठीक है। हाँ, तो कहा गया ये खरगोश 5 छलांगे लगाता है और उतनी देर में कुत्ता कितने छलांग लगाता है? 3 छलांग। और कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग, मतलब यहां पर एक छलांग खरगोश की, वो कुत्ते की कितना, मतलब सॉरी, हाँ, दूरी खरगोश के 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर होती है ना। तो आप ये बोल सकते हो, चलो, कुत्ते की एक छलांग की दूरी की दूरी बराबर खरगोश के 3 छलांग की दूरी के बराबर है। खरगोश के 3 छलांग की दूरी के बराबर है। तो कुल मिला के इसमें यह है कि ये कहा गया, ये समय है ना, ये समय, ये तो समझ में आ गया आपको। 3 और 5 कहाँ से लिया? जितने समय में खरगोश 5 छलांगे लगाता है, 5 छलांगे लगाए, और कुत्ता 3 छलांगे लगाए, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट करना है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जो है चाल जो होता है, चाल जो होता है समय के दौरे के अपोजिट होता है, ठीक है। इसीलिए जो है अगर कुत्ते की एक छलांग, मान लीजिए यहाँ कुत्ता है, ये एक छलांग लगाया और खरगोश जो है 3 छलांग लगाया, ठीक है। तो अगर यहां पर हमको समय निकालना रहेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाए, तो कुत्ता का 3 यहां चला जाएगा और खरगोश का 1 यहां चला, दोनों को इंटू करना है बस, और कुछ नहीं। तो 3 तिया 9 और ये अनुपात 5 आया है क्या? लेकिन इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसको ना और अच्छा एक ट्रिक है उसमें समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर मुझे जो समझ आ रहा है इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पक्का पता है, क्योंकि अभी आप चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं पढ़े हैं, इसीलिए भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको मैं बिना चाल बराबर दूरी बटा समय के थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, वो एक पार्टी में जो है 100 लोग हैं और एक व्यक्ति जो है सब लोगों को हाथ मिलाता है, तो उसके हाथ मिलाने वालों की संख्या कितनी, मतलब सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल कितने बार हाथ मिलाया जाएगा? या तो सब एक दूसरे से नहीं, एक ही व्यक्ति सबसे एक एक बार हाथ मिलाएगा तो कितने बार हाथ मिलाएगा? ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन आता है। एक पार्टी में है 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, जितने भी रहेंगे सबसे हाथ मिलाओगे मान के चलो, या तो सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तब क्या होगा? हाँ,
सोचे हो कभी? इतना मैथ्स जो होता है कितना अच्छा चीज है कि आप सब एक दूसरे से हाथ चलो मिलाओ बोलोगे तो वहां पर लोग भी गिनने नहीं पाएंगे जब तक मैथ्स का वो कैलकुलेशन नहीं आएगा, है कि नहीं है? ठीक है। इतने में लगभग हम लोग अनुपात समानुपात के सभी क्वेश्चनों को लगभग कर लिए हैं। ठीक है। अब अगला जो है एलसीएम एचसीएफ करेंगे। एलसीएम एचसीएफ भी एक दिन में लगभग खत्म हो जाएगा, आज शाम को थोड़ी ना होगा। हाँ ठीक है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रैक्टिस करना चाहिए, ज़्यादा हो जा रहा है। मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो फिर आ जाऊंगा, एक हफ्ते में फिर आ जाऊंगा, फिर 10-12 दिन फिर क्लास ले लूंगा। ठीक है, इस मार्च महीने में आपका बहुत सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं CBT 2 के लिए ना फिर मान लीजिए कि मैं आ जाऊंगा तो